हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपने एंटोमोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट में अपना कोर्स चल रहा था इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम। ठीक है, उसके अंदर अपने इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो इकोलॉजी क्या है, उसकी ब्रांचेस वगैरह वो सब अपने पढ़ लिया था। प्लस नेक्स्ट अपनी बात कर रहे थे कि जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है तो उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आज अपने उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके जो जितने फैक्टर है तो उसमें अपने डिस्कस कर चुके थे। जैसे मतलब टू टाइप के फैक्टर रहते हैं जो कि इंसेक्ट पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात कर चुके थे कि क्या है बायोलॉजिकल फैक्टर और किस तरह से वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें एबायोटिक फैक्टर के बारे में। कल अपने पढ़ा था, तो एबायोटिक फैक्टर को 3 सब फैक्टर में डिवाइड किया गया था। उसमें सबसे पहला था फिजिकल, फिर था न्यूट्रिशनल फैक्टर और थर्ड वन था होस्ट एसोसिएटेड फैक्टर, जो कि प्लांट मतलब किस तरह से इंसेक्ट की पॉपुलेशन पे इफेक्ट डालता है उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो फिजिकल फैक्टर की सबसे पहले अपने बात कर रहे थे, उसमें अपने टेम्परेचर के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था कि किस तरह से जो टेम्परेचर रहता है वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। मतलब जैसे एक ऑप्टिमम रेंज होती है, उसके बीच में ही टेम्परेचर उस टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर पाते हैं इंसेक्ट। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट क्या होते हैं, पोकिलोथर्मिक होते हैं। मैं जनरल आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ इसमें। पोकिलोथर्मिक मतलब कि वो मतलब उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होगा कि जो आउटर अपना टेम्परेचर है मतलब इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसीलिए उनको बोला जाता है कि इंसेक्ट क्या है, पोकिलोथर्मिक होते हैं नेचर में। तो वो क्या करते हैं कि जैसे अपनी बाहर का टेम्परेचर जैसे घटता बढ़ता रहेगा तो उसी तरह से जो इंसेक्ट का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट आज अपने बात करेंगे मॉइस्चर के बारे में। तो मॉइस्चर या फिर बोल दिया जाता है ह्यूमिडिटी। क्या है ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर? अब सबको पता ही होगा कि अपने जो वायुमंडल में आसपास के अपना जो वातावरण है मतलब कि जो अपना एनवायरमेंट है उसके अंदर क्या है, जो वाष्प की मात्रा पाई जाती है मतलब जल वाष्प रहता है उसमें। तो उसी को क्या बोला जाता है कि वायु की नमी की आर्द्रता बोला जाता है उसको। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है वायु में, जैसे मतलब कोई हवा है उसका इकाई आयतन है मतलब कि यूनिट वॉल्यूम उसमें जल की जैसे प्रेजेंट होती है और जो वाष्प की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, वो इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी कहलाती है। ठीक है, जो मतलब कि इकाई आयतन में कितना जल वाष्प प्रेजेंट है अपने इन्वायरमेंट में उसी को बोला जाता है ह्यूमिडिटी बोल दिया जाता है। ठीक है, या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें कि ह्यूमिडिटी किस तरह से अफेक्ट करती है जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन होती है उसको। तो बच्चों जिस जिस तरह से टेम्परेचर में अपने देखा था कि टेम्परेचर ऐसे घटता बढ़ता रहेगा तो उसी तरह से सेम इसमें रहता है। ठीक है, एक ऑप्टिमम रेंज रहती है उसी के ऊपर क्या होता है कि इंसेक्ट सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज वो क्या होता है कि उनकी जो मतलब पॉपुलेशन है वो घटती बढ़ती रहती है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, जैसे मतलब कि अगर टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ तो इस तरह से क्या है उनका जैसे मॉइस्चर है वो इंक्रीज डिक्रीज हुई या फिर वो घटती जिस तरह से घटती बढ़ती रहेगी तो उसी तरह से क्या है कि जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है वो उस पर टोटल डिपेंड रहती है। ठीक है, एक ऑप्टिमम अगर अपने को रेंज मिलेगी इंसेक्ट को तो वो उसमें सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाती है। तो अपने बात करते हैं इसमें एक एक चीज को अपने देखेंगे कि किस तरह से मॉइस्चर का इफेक्ट पड़ता है इंसेक्ट की बॉडी पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ साल्ट्स इन इंसेक्ट। मतलब कि मॉइस्चर क्यों रिक्वायर होती है इंसेक्ट को, मॉइस्चर की आवश्यकता क्यों होती है इंसेक्ट को। तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन तो सब लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से इंसेक्ट फूड लेता है और किस तरह से वो आगे डाइजेशन होता है उसका, जितनी भी जो प्रोसेसेस रहती है उसके डाइजेशन में मतलब कि उसमें कैटाबोलिज्म होगा, एनाबोलिज्म होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में बनेंगे, फिर वो जो भी सिंपल प्रोडक्ट बनते हैं वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसमें रहेगी उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, मॉइस्चर की। प्लस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्ट मतलब कि
जिस तरह से अपने शरीर में भी देखे, एक ह्यूमन के शरीर में भी अगर मतलब साल्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है तो अपने क्या होंगे कि बीमार पड़ जाते हैं, या फिर अपना जो नॉर्मल जो रेगुलेशन होता है बॉडी का वो नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से इंसेक्ट्स में क्या होता है कि जितने भी साल्ट्स होते हैं तो उनका ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, ठीक है। मतलब कि इंसेक्ट की बॉडी उनको जैसे मतलब कि उनको आपस में वो एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, तो मॉइस्चर होना जरूरी होता है, ठीक है। और जैसे वैक्स लेयर होती है इंसेक्ट, अपने लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि जैसे क्यूटिकल होता है इंसेक्ट का जो आउटर लेयर है, उसके ऊपर जैसे वैक्स लेयर होती है, तो वो क्या करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर देती है। जो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर वाटर वाटर प्रेजेंट होता है तो उसको क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करके रखती है कि वाटर लॉस नहीं हो। अगर वाटर लॉस हो जाता है तो क्या होगा, उसकी बॉडी है वो बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी और उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें कि अदर एडेप्टेशन, मतलब कि उसके कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं उसमें, जैसे मोर्फोलॉजिकल, फिजिकल, कुछ एक एडेप्टेशन हो जाते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी, मतलब कि मोर्फोलॉजिकली और फिजिकली वो क्या है, कुछ एक ऐसे उसमें चेंजेस ले आती है जिससे कि वो क्या करेगी कि मॉइस्चर लॉस जो होता है, वाटर का जो लॉस हो रहा है इंसेक्ट के अंदर, वो अपने आप को उससे प्रिवेंट करके रखता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने को पता चल गया कि ह्यूमिडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट के लिए। अगर ये प्रेजेंट नहीं रहेगी इंसेक्ट में तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट लाइन यही है अपनी, मॉइस्चर स्कार्सिटी, मतलब कि मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा अगर कमी आ जाए तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब पानी की बिल्कुल कमी हो जाएगी और इंसेक्ट के क्या होगा कि डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि इंसेक्ट के अंदर क्या है कि कुछ एक जैसे मेटाबॉलिक सॉरी जैसे मतलब मोर्फोलॉजिकली, फिजिकली वो ऐसे चेंजेस होते रहते हैं जिससे कि क्या है, मॉइस्चर का लॉस बहुत कम होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो अगर होगा तो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें पॉइंट्स। अगर एक्सेसिव मॉइस्चर है, मतलब इंसेक्ट में अगर क्या है, मतलब कि ज्यादा मॉइस्चर होगी, एक्सेसिव क्वांटिटी होगी बहुत ज्यादा, तो वो किस तरह से हार्मफुल होती है इंसेक्ट के लिए। तो दो तरीके से बताया है इसमें। फर्स्ट कौन सा है, अफेक्ट नॉर्मल डेवलपमेंट एंड एक्टिविटी ऑफ इंसेक्ट, मतलब कि जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट होता है इंसेक्ट का, मतलब जो विकास होता है इंसेक्ट का नॉर्मल, और जितनी भी एक्टिविटी होती है उसकी लाइफ की, तो उन सबको एक्सेसिव टेम्परेचर वो मतलब अफेक्ट करेगा। जो नॉर्मल एक्टिविटीज रहती है इंसेक्ट की लाइफ पीरियड, मतलब जैसे रहता है, जैसे एग से लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट, तो वो नहीं हो पाएगी अगर ज़्यादा एक्सेसिव ये ह्यूमिडिटी रही तो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजेज डिजीज कोजिंग पैथोजन ऑन इंसेक्ट, ठीक है। और सेकंड क्या होगा कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में ह्यूमिडिटी है तो क्या होगा कि जितने भी अपने पैथोजन है जो कि डिजीज को कोज करेंगे इंसेक्ट्स के ऊपर, तो वो उनकी क्वांटिटी क्या है कि उस उसमें बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज कर देंगे इंसेक्ट के ऊपर, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे इसमें कुछ एक एग्जांपल बताए हैं, जैसे व्हाइट हेलो फंगस बोला जाता है, वर्टिसिलियम लेकानी, जिसका मतलब कि वर्टिसिलियम के नाम से ही जानी जाती है, व्हाइट हेलो फंगस तो इसको बहुत कम जानते हैं। तो वर्टिसिलियम लेकानी एक टाइप की फंगस होती है जो कि किस पे कोज करेगी, कॉफी ग्रीन स्केल, एक कॉफी ग्रीन स्केल इंसेक्ट का नाम है अपना, तो कोकस विरिडी जिसको बोला जाता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या करती है, अगर ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपनी प्रेजेंट है, मतलब कि वातावरण में ज़्यादा ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो इस जो वर्टिसिलियम होती है इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब कि इसका जो फैलने की दर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और धीरे धीरे वो क्या होगा कि पूरे इंसेक्ट पे फैल जाएगी और उसको पूरी तरह से मार देती है, ठीक है। तो ये एक तरह से इसका एग्जांपल बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी दिया जाएगा अपने, अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल इसमें आगे पढ़ेंगे आईपीएम में, तो उसमें भी ये वाला एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल अपने इसमें देखते हैं इंसेक्ट में कि किस तरह से किया जाता है, तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल कंट्रोल ही आ जाता है, क्योंकि ये नेचुरली हो रहा है, मतलब कि अपनी जो एक फंगस है वो दूसरे इंसेक्ट के ऊपर डिजीज कोज कर रही है और इंसेक्ट पूरी तरह से खत्म हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं कि नेक्स्ट एक और एग्जांपल बताया है कि हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंड्यूस बीपीएच। बीपीएच मतलब क्या है बच्चों,
ब्राउन प्लांट ऊपर, ठीक है, ब्राउन प्लांट ऊपर इंसेक्ट का नाम है जो कि राइस के अंदर लगता है, ठीक है। अगर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है तो क्या होगा कि ब्राउन प्लांट ऊपर है तो उसका इंसिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और जो एफिड होता है, एफिड तो सब लोग समझ रहे होंगे, सबने देखा भी होगा, खेत में सब लोग जाते रहते हो, ठीक है। तो एफिड होता है वो भी बहुत ज्यादा अटैक करता है क्रॉप्स के ऊपर अगर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है तो। फिर नेक्स्ट है टर्माइट प्रीफर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टर्माइट का बताया है इसमें। जो दीमक होती है वो भी, उसको भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 to 95% तक चाहिए रहती है। ये इतनी दर पे बहुत ज्यादा जो मतलब सॉरी मेरे को वर्ड ध्यान में नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब अफेक्ट करेगी अपनी क्रॉप को अगर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है तो, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर मतलब इसमें भी एक जैसे अपने टेम्परेचर में पढ़ा था तो उसी तरह से इसमें भी क्या होगा कि एक रेंज रहती है, उस रेंज पे क्या होगा कि इंसेक्ट है वो वर्क करते हैं। जैसे मतलब उसको ऑप्टिमम जैसे टेम्परेचर चाहिए रहता है उसी तरह से उसको ऑप्टिमम जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी चाहिए रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे कुछ एक ऐसे इंसेक्ट होते हैं उनको कम चाहिए रहती है, कुछ एक इंसेक्ट ऐसे होते हैं जैसे ज़्यादा चाहिए रहती है। जैसे हमने एग्जांपल देख लिए दो तीन, इनमें अपने क्या पढ़ा कि इनको हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे कुछ अपने अलग से और एग्जांपल पढ़ेंगे जिनको लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी तो भी वो जो मतलब कि इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन रेन फेड ग्राउंडनट क्रॉप इंड्यूस लीफ माइनस इंसिडेंट। मतलब लीफ माइनर जो इंसेक्ट होता है वो क्या करता है कि ग्राउंडनट क्रॉप जो रहती है उसके ऊपर अफेक्ट करता डालेगा कब, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम प्रेजेंट होती है, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। तो कुछ इंसेक्ट को ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए रहती है, कुछ को कम चाहिए रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें रिलेटिव मॉइस्चर का अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपने अब देखते हैं नेक्स्ट है अपना लाइट। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है लाइट। अब लाइट तो सब लोग समझ रहे होंगे कि प्रकाश, तो प्रकाश का भी इसी तरह से है कि इनफैक्ट प्रकाश का अपना जो मतलब कि कीट की जैसे जैविक क्रियाएं होती है, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है लाइट का, ठीक है। उसके लिए वो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारक आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इंसेक्ट की मतलब जितनी भी जो अपने जैसे इंसेक्ट की जो अपने गुण होते हैं या फिर उसको आप क्वालिटी बोल सकते हो, उसकी इंटेंसिटी बोल सकते हो, जो लाइट की जैसे लाइट की इंटेंसिटी हो गई, क्वालिटी हो गई, और मतलब कितना कितनी दर है लाइट के अपने इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इंसेक्ट की ग्रोथ अफेक्ट होती रहती है, ठीक है। तो लाइट में क्या क्या चीजें आएंगी, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन्फ्लुएंस इंसेक्ट लाइफ, कैसे कैसे, इंटेंसिटी उसकी, ठीक है। फिर है उसकी क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ वेवलेंथ, मतलब कितनी क्वालिटी में उसकी जो वेवलेंथ है वो किस तरह से वेरी कर रही है उसके हिसाब से। फिर नेक्स्ट है ड्यूरेशन और फोटो पीरियड, मतलब कि अपने देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा जैसे धूप है और कभी क्या होता है कि एकदम जैसे ठंडी मौसम हो गई, तो इस तरह से लाइट की जैसे जैसे इंटेंसिटी चेंज होगी उसी तरह से क्या होगा कि जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है तो वो उस पर फर्क पड़ता रहता है, ठीक है। इंसेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसका मतलब कि जैसे मतलब कि उसके डेवलपमेंट में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सब चीज़ों पे लाइट का इफेक्ट पड़ता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लाइट का ही एक जैसे हमने देखा ना ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड, फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म एक वर्ड आता है जिसको कि आपने बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे, फोटो पीरियडिज्म, ठीक है। तो फोटो पीरियडिज्म क्या होता है बच्चों कि द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंट रिदम ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म का किस तरह से लाइट जो अपना मतलब लाइट है जो प्रकाश है और एक डार्कनेस है, मतलब कि जैसे लाइट एक लाइट पीरियड होता है और एक डार्क पीरियड होता है, डे लाइट होती है और जैसे नाइट का अपने देखते हैं तो एक तो रात्रि होती है और दिन का, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे कि फोटो पीरियड बोल दिया जाता है बच्चों। नेक्स्ट हमने देखते हैं ईच डेली साइकिल
इंक्लूसिव ऑफ पीरियड ऑफ इल्यूमिनेशन फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ डार्कनेस, मतलब कि डेली साइकिल में आपको पता है जैसे मतलब एक दिन का अगर देखें तो लाइट पीरियड रहता है, फिर एक डार्क पीरियड रहता है, मतलब कि डेली तो यही होता है। वो तो यूनिवर्सल चीज़ें हैं कि जैसे मतलब 12 घंटों की डे लाइट रहती है तो 12 घंटों की नाइट पीरियड अपने को देखना, डार्क पीरियड रहेगा उसमें अंधेरा रहेगा, ठीक है। फोटो पीरियड इन्फ्लुएंस इंडक्शन ऑफ डाइपोज, डाइपोज होता है एक रेस्टिंग स्टेज होती है इंसेक्ट की, ठीक है। फोटो पीरियड मतलब क्या होता है कि इंसेक्ट का जो एक डाइपोज होता है, रेस्टिंग जो स्टेज होती है, जैसे मतलब कि अपने देखते हैं ना, अपने लास्ट में भी पढ़ा था कि अगर उनको नॉर्मल टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो अपने बात भी की थी। तो फोटो पीरियड किसको इन्फ्लुएंस करता है? रेस्टिंग स्टेज को, या फिर आप उसको बोलते हो डाइपोज को, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, जैसे मतलब कि ज्यादातर इंसेक्ट में अपने को क्या देखने को मिलेगा? लॉन्ग डे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसका जिस टाइम में होता है तो उसको क्या चाहिए रहता है? लॉन्ग डे चाहिए रहता है, ठीक है। लॉन्ग डे causes adult to lay deposing egg in Bombyx mori। ये Bombyx mori का एग्जाम्पल बताया है इसमें कि उसको जैसे मतलब लॉन्ग डे चाहिए रहता है, मतलब उसको लाइट पीरियड ज़्यादा चाहिए रहता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सीजनल डाइमोर्फिज्म अकर इन एफिड ड्यू टू चेंज इन फोटो पीरियड। जैसे फोटो पीरियड में चेंज होता रहेगा तो एफिड जो है उसमें सीजनल डाइमोर्फिज्म होता है। सीजनल डाइमोर्फिज्म किस तरह से? मतलब एफिड की कुछ एक ऐसी स्पीसीज होती है जो मतलब कि विदाउट विंग रहती है, ठीक है। कुछ में ऐसे पंख प्रेजेंट होते हैं, कुछ में पंख प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे अपना सीजन चेंज होता जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसमें डायमोर्फिज्म होता है, वो कुछ एक अपनी ऐसी क्वालिटीज ले आता है, जैसे उसमें विंग्स आ जाते हैं तो वो एक एरिया से दूसरे एरिया पे माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। अगर उसको लाइट पीरियड सही से नहीं मिल रहा है, जैसे मतलब एफिड जैसे अटैक करेगा तो उसको वो सीजन पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट डे चाहिए रहता है, जैसे कुछ एक जो सेक्सुअल फॉर्म्स होती हैं इंसेक्ट को वो पूरी करने के लिए उसको क्या है कि शॉर्ट डे चाहिए रहता है, और नाइट पीरियड है वो ज़्यादा चाहिए रहता है। और लॉन्ग डे किस में आएंगे? ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल जो इंसेक्ट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, मैं आपको जनरल बता रही हूँ, वो क्या है दो तरह से अपने को देखने को मिल सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल में क्या होगा बच्चों कि आपको पता है कि दो गैमेट्स मिलके और न्यू वन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ए सेक्सुअल में क्या होगा? उसमें क्या आती है कि पार्थेनोजेनेसिस आती है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसमें नॉर्मल टू गैमेट्स नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट ही मतलब एक न्यू वन से दूसरा एराइज हो जाना। जैसे मतलब एग है तो एग के थ्रू वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसके थ्रू ही एक न्यू वन का फॉर्मेशन हो जाना, तो उसको क्या बोलेंगे? अपने पार्थेनोजेनेसिस बोल दिया जाता है। तो एफिड्स में भी अपने को देखने पार्थेनोजेनेटिकली मतलब ये होते हैं, उसमें पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल जाता है एफिड्स के अंदर, ठीक है। सम इंसेक्ट्स आर एक्टिव इन नाइट। ज्यादातर इंसेक्ट क्या होते हैं कि वो नाइट में एक्टिव रहते हैं। जैसे अपने देखते हैं कि जैसे रात हो गई तो रात में जैसे अपनी लाइट जगाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मक्खी मच्छर ऐसे आने लगते हैं। तो कुछ इंसेक्ट क्या होते हैं वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं नाइट में, ठीक है। नोक्टर्नल जिसको बोला जाएगा, जो नाइट में एक्टिव रहेंगे उनको नोक्टर्नल बोल दिया जाता है, ठीक है। सम आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे, उसको डायर्नल बोल दिया जाता है। ये भी मतलब नोक्टर्नल और डायर्नल में आप कंफ्यूज मत होना। नोक्टर्नल जहां भी ये टर्म आएगी तो उसका मतलब होता है कि वो चीजें जो कि नाइट में एक्टिव रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें सम एक्टिव ड्यूरिंग डाउन एंड डस्क, मतलब कि कुछ एक इंसेक्ट जैसे मतलब आपने सुना होगा गोधूली बेला जो होती है, मतलब कि शाम के टाइम की जो संध्या का जो पीरियड होता है, जैसे मतलब अपने उसमें देखते हो ना कि ऐसे आसपास में चारों तरफ अगर वातावरण में देखोगे तो छोटे छोटे ऐसे धूल के कण से दिखाई देते हैं। आप खेतों में जाते हो तो वहां से तो बहुत अच्छा आपको सीन वो देखने को मिलता है कि चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे मिट्टी के कण से देखने को मिलेंगे आपको। तो उस समय में कुछ इंसेक्ट है वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो इनको अलग अलग क्या है कि पीरियड चाहिए रहता है जिसमें वो एक्टिव रहती है, ठीक है। जैसे फ्रूट फ्लाई है वो कब एग लेइंग कब करेगी? डार्क पीरियड में, मतलब नाइट में वो एग लेइंग करती है, ठीक है। और कुछ एक जैसे लेपिडोप्टेरन है, लाइक कॉटन बोलवर्म हो गया, कॉटन के अंदर जो सुंडी लगती है वो कॉटन बोलवर्म हो गया, रेड हेरी कैटरपिलर हो गया, ठीक है। वो डार्क जैसे मतलब नाइट पीरियड में क्या करेंगे? उनका एग लेइंग होता है, ठीक है।
नेक्स्ट अपने देख लेंगे फोटो, ये अपना कंप्लीट हो चुका है लाइट। इसके बाद अपने देखते हैं रेनफॉल। बच्चों ये कुछ जितने भी आपके एग्जांपल आ रहे हैं तो आप इनको ध्यान में रखना, क्योंकि आपके एबायोटिक फैक्टर अगर पूछेंगे तो उसमें ये पूछ लिया जाता है आपसे डायरेक्ट 15 मार्क्स में कि लिस्ट द डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट द इंसेक्ट पॉपुलेशन। तो मतलब कि आपको सभी को मतलब पहले बताना पड़ेगा कि कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर रहते हैं, ठीक है, प्लस उनका डिटेल से डिस्क्रिप्शन भी देना रहेगा, ठीक है। तो आप इन सबको ध्यान से देख लेना, इनके आपको ज़्यादातर इसमें एग्जाम्पल ही मेंशन करने पड़ेंगे कि कौन सा इंसेक्ट नाइट में रहता है, कौन सा डार्क में रहता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाओगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर आता है इसमें रेनफॉल। रेनफॉल बारिश, बारिश किस तरह से इंसेक्ट की पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी, तो उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं, ठीक है। रेनफॉल इज एसेंशियल फॉर एडल्ट इमरजेंस ऑफ कटवर्म एंड रेड एरी कैटरपिलर। जो मतलब एडल्ट का इमरजेंस होता है, जैसे एग से लार्वा बना, फिर प्यूपा में गया, प्यूपा से एडल्ट में एडल्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल तो इसका चलता रहता है। तो रेनफॉल होती है, जैसे मतलब कि वर्षा हो गई तो एडल्ट इमरजेंस इजीली होता है, वो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल होती है, ठीक है। और हैवी रेन अगर रहेगी तो हैवी रेन क्या करती है बच्चों, मतलब एफिड हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, इन सब के ऊपर क्या है, हैवी रेन का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल, ये एफिड हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, ये बिल्कुल माइन्यूट इंसेक्ट होते हैं जिसको आप नॉर्मल अगर ऐसे चलते हुए ऐसे देखना आपके लिए मुश्किल होता है। आप ऐसे ध्यान से देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि इधर एफिड लगा हुआ है। अब देखते हो ना कि जैसे ब्लैक कलर का, या फिर ये कभी कभी ऐसे येलो कलर के भी होते हैं, कुछ एक ब्लैक कलर के भी होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट होते हैं एकदम, ऐसे पत्ती के ऊपर बहुत सारे मात्रा में एक जगह ऐसे चिपके हुए से रहते हैं, तो वो क्या रहेंगे, एफिड रहेंगे, ठीक है। तो वो जैसे मतलब भारी बारिश होगी, ज्यादा वर्षा होगी, तो वो क्या करती है, इनको वॉश आउट कर देती है। मतलब जो अपना प्लांट लगा हुआ है, प्लांट के ऊपर ये लगे हुए थे इंसेक्ट, तो इनको वो क्या करेगी, वॉश आउट कर देगी वहां से, क्योंकि पानी के साथ वो पूरी तरह से बह जाएंगे तो उस एरिया को छोड़ देंगे वो। इस तरह से रेनफॉल का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इन पे, ठीक है। और व्हाइट फ्लाई पे भी इसी तरह से इफेक्ट करेगी ये। फिर एक एग्जांपल बताया डायमंड बैक मोथ, जो कि केबेस पे लगती है। डायमंड बैक मोथ जो मतलब गोभी वर्गीय है, जो प्लांट होते हैं उन पे ज्यादा अटैक करती है ये। तो इसी तरह से उस पर भी क्या है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है रेनफॉल का। नेक्स्ट अपन अपने देखते हैं इसमें इंटरमीडिएट लो रेन इंक्रीज बीपीएच एंड थ्रिप्स। मतलब कि अगर बारिश की मतलब लो क्वांटिटी है, मतलब कि कम मात्रा में अपनी बारिश हो रही है, तो वो क्या करेगी, ब्राउन प्लांट होपर है या फिर थ्रिप्स होती है, तो उनका इंसिडेंस बढ़ जाता है अगर वर्षा कम होती है तो, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान में रखना, इन सब के बारे में बच्चों पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट अपना फैक्टर रहेगा विंड। विंड यानी कि हवा। हवा किस तरह से इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है उसके बारे में देखते हैं। आपको पता है बच्चों, इंसेक्ट क्या रहते हैं, बिल्कुल माइन्यूट होते हैं, मतलब कि जो उनका बॉडी का जो साइज रहता है वो बहुत कम रहता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो जैसे तेज हवाएं चल रही है, तो तेज हवाएं चल रही है तो विंड, जैसे मतलब इंसेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रहते हैं, आपको पता है उनमें पंख प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो जैसे तेज हवा के साथ क्या होता है कि वो हवा अपने साथ उसको उस एरिया से उड़ा ले जाती है इंसेक्ट को, और उनका जैसे फीडिंग हो गया, मेटिंग हो गया, ओवी पोजीशन हो गया, मतलब कि एग लेइंग करनी है उसको, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो उनकी डेथ हो जाती है, मतलब कि वो जैसे मतलब फीड नहीं कर पाते हैं, तेज हवाएं जैसे चल रही है, आंधियां वगैरह आने लग जाती है, तो इंसेक्ट भी क्या है कि जिस जगह पे प्रेजेंट थे, जैसे मतलब उस टाइम पे उसको फीडिंग करनी थी, मतलब कि उसको खाना वगैरह नहीं मिल पाया, तो अपने आप उसकी क्या है, डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से विंड का भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है इंसेक्ट के ऊपर। विंड क्या करती है, जो इंसेक्ट होता है उसकी डिस्पर्जल में, का डिस्पर्जल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है वो अपने साथ में, तो इंसेक्ट का माइग्रेशन हो जाता है, ठीक है।
तो उस एरिया से वो जिस एरिया पे इंसेक्ट अपना लगा हुआ है तो उसको क्या है वो विंड चुरा ले जाएगी और दूसरे एरिया में मतलब वो ट्रांसफर होंगे। तो वही चीज़ कि उनको जिस टाइम में मतलब भोजन चाहिए रहता है अपने इंसेक्ट को जिस टाइम में, तो भोजन नहीं मिला, उसकी जैसे मैटिंग करनी थी तो उसका मैटिंग नहीं हो पाया, एगलिंग नहीं हो पाया, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है उनका लाइफ साइकिल और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे इसमें एग्जांपल दिया है एफिड और माइट्स का बताया है। एफिड एंड माइट्स, यूरोपिड माइट्स बोल, इसका माइट्स की एक फैमिली का बताया हुआ है। यूरोपिड माइट्स होता है डिस्पर्जल थ्रू विंड्स, ठीक है, विंड के द्वारा ये डायरेक्ट मतलब डिस्पर्स हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर है हेलिकोबर्पा फ्लाइज सॉरी, हेलिकोबर्पा फ्लाइज का क्या होता है, अप टू 90 किलोमीटर विद द एड्स ऑफ विंड। मतलब कि हेलिकोबर्पा की जो फ्लाइज रहती है वो क्या करते हैं कि 90 किलोमीटर तक विंड के साथ क्या है ट्रांसफर हो जाते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया पे। तो उसको जैसे मतलब जिस टाइम में मतलब वो फीड करने वाला था तो उसकी फीडिंग नहीं हो पाई, हवा उसको अपने साथ में ही उड़ा ले गई, तो उनकी डेथ हो जाती है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें टोपोग्राफी। टोपोग्राफी तो सब बच्चे समझ रहे होंगे। टोपोग्राफी क्या होती है, मतलब स्थलाकृति, जैसे मतलब अपने ये हो गए पहाड़ हो गए, लेक्स हो गया, सी हो गया, तो ये सब क्या करते हैं कि एक बैरियर बन जाते हैं, उसके फिजिकल बैरियर हैं एक तरह के इंसेक्ट के स्प्रेड होने में। जैसे मतलब इंसेक्ट को जैसे बहुत पहाड़ी एरिया है और ये सब जैसे मतलब इंसेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना था, या फिर वो जैसे मतलब फूड के लिए, मैटिंग के लिए, इन सब के लिए, तो वो क्या होते हैं एक तरह से फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, एक तरह में बाधा रुकावट मतलब डाल देते हैं इंसेक्ट के अंदर, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे और उनकी क्या होती है कि डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सोइल टाइप। सोइल तो अपने लास्ट में भी एक बार पढ़ा था अपने की सोइल का भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंसेक्ट की लाइफ के ऊपर। क्यों, क्योंकि जो कुछ एक इंसेक्ट क्या रहते हैं कि सोइल में एग लेइंग होती है उनकी, ठीक है, तो उनका जो या फिर वो जैसे प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं तो उनके, या फिर हाइबरनेशन में जाते हैं तो सोइल में ही पड़े रहते हैं वो। तो सोइल की अगर मतलब कि सोइल अपनी सही अगर सोइल मतलब उनके लिए फेवरेबल है तब तो ठीक है, बट फेवरेबल अगर नहीं है तो क्या होगा, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जैसे मतलब कि वायवोम, एक वायवोम का एग्जांपल बताया हुआ है कि मल्टीप्लाइज इन क्ले सोइल, वो क्ले सोइल में क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, जहाँ पे पुअर ड्रेनेज हो, मतलब कि वाटर की क्वांटिटी अपने जैसे मतलब सिंचाई वगैरह की सिंचाई करते हैं तो वो पुअर हो, मतलब कि सही उसमें सिंचाई वगैरह नहीं हो, ठीक है, तो वहाँ क्या करती है वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करती है। फिर नेक्स्ट बताया व्हाइट गर्व एंड कटवर्म का बताया हुआ है। कटवर्म क्या रहती है, मल्टीप्लाई लूज सोइल, लूज सोइल में मतलब ज़्यादा बालू मिट्टी जो रहती है उसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगी विद गुड ड्रेनेज। ठीक है, जैसे मतलब पानी की पूरी मात्रा उसमें प्रेजेंट रहेगी और मृदा अपनी बालू रहेगी, लूज सोइल रहती है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है उसका। तो अलग अलग जैसे इंसेक्ट होते हैं तो उनको अलग अलग सोइल का टाइप में, अलग अलग सोइल में वो प्रेजेंट रहते हैं और वो मतलब कि रिक्वायरमेंट होती है उनको अलग अलग सोइल टाइप की, जिसके हिसाब से वो क्या है मल्टीप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन सब फैक्टर का इंसेक्ट की पॉपुलेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर करंट। वाटर, वाटर का तो आपको पता ही होगा बच्चों, आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा। स्टैंडिंग वाटर एड्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉस्किटो, रनिंग वाटर इज प्रेफर्ड बाय ओडोनाटा एंड कैडिस फ्लाई। पता ही है आपको बच्चों, जैसे मतलब कि पानी इकट्ठा हो जाता है अपने एरिया में तो सब बच्चे देखते होंगे कि कितने ज्यादा मच्छर मक्खी और कितने मॉस्किटोज वहां पे आ जाते हैं। तो स्टैंडिंग वाटर पे ये ज्यादा रहते हैं और रनिंग वाटर जैसे रहता है तो उसमें एक एग्जांपल बताया था कैडिस फ्लाई का, ओडोनाटा की होती है ये कैडिस फ्लाई। तो वहां पे ज्यादा मतलब कि उसको बहता हुआ पानी चाहिए रहता है। ठीक है, कैडिस फ्लाई को। और स्टैंडिंग में तो आपको सबको, आप सबने देखा ही होगा कि बहुत मक्खी मच्छर पड़े रहते हैं उसमें, उनको स्टैंडिंग वाटर चाहिए रहता है। नेक्स्ट अपने इसमें देखते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर, कि न्यूट्रिशन का किस तरह से जो इम्पैक्ट पड़ता है इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर। ठीक है, न्यूट्रिशन फैक्टर मतलब अपने पहले भी मैं आपको बता चुकी थी न्यूट्रिशन क्या होगा।
न्यूट्रिशन या फिर अगर फूड की बात करते हैं, तो अगर नॉर्मल उसको फूड या न्यूट्रिशन नहीं मिला है इंसेक्ट को, तो उनकी डेथ हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। वो मतलब कि अब सभी मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपने सरवाइव कैसे कर पाते हैं, पर्टिकुलर वो उनको फूड चाहिए रहता है सर्वाइवल के लिए, न्यूट्रिशन मिलता रहता है जिससे उसको, तभी तो अपने सरवाइव कर पाते हैं सब लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट हेट्रोट्रोपिक होते हैं। हेट्रोट्रोपिक तो आपको पता ही होगा बच्चों, एक होता है ऑटोट्रोपिक जो अपना भोजन खुद बनाएंगे, हेट्रोट्रोपिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो इंसेक्ट क्या होते हैं कि हेट्रोट्रोपिक होते हैं, कि अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। और दूसरा कौन होगा, उनका होस्ट कौन होगा, प्लांट्स रहते हैं, प्लांट पे डिपेंड रहेंगे वो अपना फूड या फिर भोजन के लिए, ठीक है। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड न्यूट्रिशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सर्वाइवल में, लोंगी लॉन्गिविटी में और डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड रिप्रोडक्शन एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन सब पे क्या होता है, न्यूट्रिशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, मतलब कि इंसेक्ट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ना ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि ना वितरण होगा, ना उसमें रिप्रोडक्शन हो पाएगा, और ना ही उनका विकास हो पाएगा, तो डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। फिर सबसे पहले अपने बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ फूड। क्वांटिटी होती है बच्चों, और एक होती है क्वालिटी। क्वांटिटी क्या होगी, मात्रा, और क्वालिटी क्या होगी, गुणवत्ता। अपने अपने भी अगर ह्यूमन भी फूड लेता है तो अपने सब चीजें देखते हैं, एक तो क्वांटिटी होती है, एक क्वालिटी होती है। अगर क्वालिटी फूड रहता है तो वो अपने को ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि मतलब फूड अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपने सामने पड़ा रहे और उसकी कोई क्वालिटी नहीं हो, तो अपने उसको खाना पसंद नहीं करेंगे। तो इसी तरह से इंसेक्ट में होता है, ठीक है। शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड काज इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। आपको पता है, जैसे अपने बायोलॉजिकल फैक्टर में ये बात की थी कि मतलब कि कंपटीशन होता है इंसेक्ट्स के अंदर, और किस तरह से कंपटीशन होगा, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। अब जहाँ पे इंट्रा आएगा, तब मैंने आपको बताया था कि बिटवीन वन एक ही स्पीसीज के अंदर मतलब कंपटीशन होगा, और इंटर स्पेसिफिक मतलब कोई भी दो स्पीसीज जो कि फूड के लिए लड़ रही है, अपने बात की थी इस पे, मतलब कि शॉर्ट सप्लाई है फूड की। अब अगर अपने पास फूड वो कम मात्रा में है, तो क्या होगा कि उसमें जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनकी स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होने लगेगा, और वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे फूड के लिए, ठीक है। ऑल्सो पैरासिटोइड जितने भी रहते हैं, प्रीडेटर रहते हैं, ठीक है। प्रीडेटर ऑफ इंसेक्ट होस्ट उस फूड इज ऑफ शॉर्ट सप्लाई, मतलब कि अगर प्रीडेटर रहता है, प्रीडेटर की हमने बात की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रीडेटर को अपनी लाइफ साइकिल में क्या रहते हैं, बहुत सारे प्रे की जरूरत रहती है। क्यों, क्योंकि उसका साइज भी थोड़ा बड़ा रहता है और उसको ज़्यादा मात्रा में फूड चाहिए रहता है। अगर उसको शॉर्ट सप्लाई होगी, मतलब कि उसको फूड अगर नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा कि उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसी तरह से फूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंसेक्ट की पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स, मतलब कि जैसे मतलब प्लांट्स के अंदर अगर वो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, तो वो प्लांट से ये खाएंगे, इंसेक्ट खाएंगे, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड होगा, प्लांट्स पे डिपेंड होगा, ठीक है। जैसे कुछ क्रॉप वेराइटीज होगी, स्पीसीज होगी, डिफर इन न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सभी वेराइटीज एक जैसा तो न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करवाती ना, फूड जो रहता है वो, ठीक है। तो जो कि डायरेक्ट अफेक्ट करेगा इंसेक्ट को, ठीक है। मतलब न्यूट्रिशन की अपने जैसे मतलब बात कर ले अपने, मैं आपको जनरल सा जैसे एक एग्जांपल देती हूँ अपनी, अगर मतलब एक तरफ तो जैसे मतलब आप गेहूं की बात कर लेते हैं। जैसे अपने गेहूं खाते हैं सभी मतलब ह्यूमन बींग है, तो आपको पता है कि वो खाना खाता है, ठीक है। तो वो अपने अगर गेहूं लेके आते हैं घर पे, तो गेहूं की अलग अलग वेराइटी भी अपने बोते हैं। तो हर एक वेराइटी की एक अपना अलग अलग उसका लेवल होता है, न्यूट्रिशन क्वालिटी उसकी अलग होती है। तो जो अपने को ज़्यादा अच्छी लगती है अपने वही खाते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मतलब कि जो मतलब कि क्वालिटी नहीं रहेगी वही प्रोडक्ट अपने उठा के ले आएंगे, ऐसा तो नहीं होता।
तो अपने भी क्वालिटी पे डिपेंड रहते हैं, मतलब जितने भी क्रॉप्स अगर अपने लेते हैं तो क्यों वैरायटी बदल बदल के लगाते हैं। अब ये बोला जाता है कि इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है। अगर क्वालिटी नहीं मिलेगी तो अपना जो जनरल जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं मिल पाता, अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं फुलफिल हो पाती, तो क्या होती है, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, सेम जैसे अपने जैसे ह्यूमन बीइंग रहता है तो उसको क्वालिटी फूड अगर नहीं मिल रहा, वो हमेशा जैसे मतलब सड़ा गला ही खाना खा रहा है, तो एक टाइम क्या होगा कि डेथ हो जाएगी अपनी। ठीक है, इसी तरह से इंसेक्ट्स के अंदर होता है कि उनको भी क्वालिटी फूड चाहिए रहता है। ठीक है, होस्ट प्लांट एसोसिएटेड फैक्टर। नेक्स्ट आते हैं अपने ये हो गया क्वालिटी और क्वांटिटी की बात कर ली। ठीक है, नेक्स्ट है अपने होस्ट प्लांट एसोसिएटेड फैक्टर। मतलब कि होस्ट प्लांट के बारे में मैं आपको बता चुकी थी कि किस तरह से ऐसे होस्ट प्लांट एसोसिएटेड फैक्टर, मतलब कि जो अपना होस्ट है, होस्ट कौन है, प्लांट है। ठीक है, तो उससे एसोसिएटेड फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि डायरेक्ट पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं इंसेक्ट की। ठीक है, तो होस्ट प्लांट जो अपना जो प्लांट है उसके अंदर क्या होगा कि जैसे मतलब कि कुछ एक ऐसे प्लांट की अपनी क्या है, क्वालिटीज रहती है, जिससे कि क्या रहता है कि वो इंसेक्ट होता है जैसे कोई भी, तो वो उस पर ज़्यादा अटैक करता है, किसी प्लांट पे कम अटैक करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर ऐसी एबिलिटीज प्रेजेंट होती है जिससे वो इंसेक्ट को मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है इंसेक्ट से। और वो कौन कौन सी चीजें होंगी, जैसे मतलब इंसेक्ट के अंदर क्या होगा, एंटीजीनोसिस, या फिर आप बोल सकते हो नॉन प्रेफरेंस। तो नॉन प्रेफरेंस क्या होगा बच्चों, कि इंसेक्ट जो मतलब कि कुछ एक ऐसे प्लांट्स रहते हैं जिसमें जैसे मतलब कांटे वगैरह लगे हैं, या फिर उसके ऊपर एक वैक्स लेयर रहती है, या फिर हेयरीनेस होता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने ऊपर आने से कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं, मोर्फोलॉजिकल करेक्टर में उसके चेंजेस हो जाता है, जिससे कि क्या रहेगा, वो अपने आप को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर मतलब कुछ एक ऐसे हार्मफुल या फिर टॉक्सिन मटेरियल वो रिलीज करते रहते हैं प्लांट्स, जिससे कि वो डायरेक्ट जो इंसेक्ट उसके ऊपर आ रहा है वो उस पर खाएगा, उस पर फीड करेगा, तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसी को क्या बोल दिया जाता है, एलिलो केमिकल्स। मतलब उस प्लांट के द्वारा ऐसे केमिकल्स रिलीज करना जिससे कि जो इंसेक्ट रहता है उसकी पॉपुलेशन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, इंसेक्ट की डेथ हो जाना। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, अपने एलिलो केमिकल्स बोल दिया जाता है। ठीक है, तो host plant not preferred by insect for feeding, oviposition और shelter due to morphological character। मतलब कि फीडिंग के लिए, ओविपोजिशन के लिए और शेल्टर के लिए वो प्रेफर नहीं करता है। मतलब एक होता है प्रेफरेंस देना, मतलब उसको प्रेफरेंस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि उन प्लांट्स पे क्या होगा, ऐसे कांटे से प्रेजेंट रहते हैं, वैक्स लेयर प्रेजेंट रहती है जो इंसेक्ट को आने ही नहीं देंगी, और उस पर अपने जो प्लांट है वो अपने ऊपर उसको फीड नहीं करने देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो फीड ही नहीं कर पाएगी, तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं एंटीबायोसिस। अब एंटीबायोसिस, एंटी से ही पता चल रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट होना प्लांट का उसके इंसेक्ट के ऊपर। तो क्या होता है अपने देख लेते हैं, दिस रेफर्स टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ द होस्ट प्लांट ऑन बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट एंड देयर प्रोजेनी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। मतलब इंसेक्ट के द्वारा ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर दिए जाते हैं जो कि इंसेक्ट होता है जो उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, जिससे कि मतलब कि जो अपना इंसेक्ट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसी को एंटीबायोसिस बोल दिया जाता है। अब बच्चों आपसे डायरेक्ट 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन भी पूछ लिया जाएगा कि एंटीबायोसिस क्या होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द होस्ट प्लांट ऑन बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट। मतलब कि होस्ट प्लांट का इंसेक्ट बायोलॉजी पे एडवर्स इफेक्ट होना, मतलब कि नेगेटिव इफेक्ट होना। वो क्या करेंगे कि जो केमिकल्स वगैरह ऐसे रिलीज करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर जो जहरीले सब्सटेंस वो रिलीज कर रहा है, तो उससे क्या है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस।
जिससे कि क्या है, जो मतलब कि एसेंशियल सब्सटेंस है जो इंसेक्ट के लिए, वो तो उनकी एब्सेंस हो जाती है, तो इंसेक्ट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम विच अफेक्ट डाइजेशन ऑफ इंसेक्ट। जैसे कुछ एक एग्जांपल बताइए, जैसे मतलब कुछ एक एंजाइम की जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं उसमें एंजाइम भी प्रेजेंट रहेंगी, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इंसेक्ट के डाइजेशन पे इम्पैक्ट डालेंगे और इंसेक्ट का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा और वो उनकी डेथ हो जाती है। जैसे मतलब एक एग्जांपल बताया हुआ इधर, जैसे डाइबोमा इन कोर्न लीव्स, डिम्बोआ इन कोर्न लीव्स अफेक्ट यूरोपियन कॉर्न बोरर होता है, उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है जैसे गोसीपोल, जो अपना कॉटन का प्लांट रहता है, वो जो मतलब इसको क्या बोल बोल इसको नाम दिया जाता है, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, जैसे स्ट्राइक होगा माइंड में मैं आपको बता दूंगी आपको कि जो मतलब कॉटन का प्लांट होता है वो गोसीपोल रिलीज करता है, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि जो कॉटन की, जैसे कॉटन के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारे जैसे सुंडी लगती है कपास में, अलग अलग तरीके 3 टाइप की सुंडी उसमें लगती है, ठीक है। तो वो उसको क्या करेगा कि डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो उसको उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं डाल पाती, ठीक है। तो आप भी देखते होंगे कि जैसे अपने लाइट ट्रैप लगाते हैं, अगर मैकेनिकल कंट्रोल आगे मतलब पढ़ेंगे अपने, तो जैसे लाइट ट्रैप लगाएंगे तो लाइट ट्रैप में क्या यूज करेंगे कि उसमें बोला जाता है ना कि गोसीपोल यूज करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट मतलब कि इम्पैक्ट डालते हैं जो मतलब जो इंसेक्ट होता है उसकी पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो मतलब ऐसे हार्मफुल या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर दिए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, जो कि डायरेक्ट पॉपुलेशन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। इधर एग्जांपल बताया हुआ है इसमें, जो कॉटन है, कॉटन की सुंडी का, कपास की अलग अलग सुंडी आती है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट गोसीपोल का अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके जितने मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, गोसीपोल के बारे में। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे टॉलरेंस। टॉलरेंस की बात होती है तो टॉलरेंस में अपने देखेंगे एबिलिटी ऑफ द होस्ट प्लांट टू विथस्टैंड द इंसेक्ट पॉपुलेशन। इंसेक्ट मतलब कि अपना जो होस्ट प्लांट है तो उसके अंदर खुद के अंदर एबिलिटी होती है ऐसी कि वो टॉलरेंट कर जाता है इंसेक्ट से। कैसे, मतलब कि इंसेक्ट का उसके ऊपर अटैक हुआ, लेकिन वो मतलब कि अपने आप को जितना डैमेज हुआ है तो वो वापस उसकी रिकवरी हो जा कर ली जाती है इंसेक्ट, जो अपना प्लांट है उसके द्वारा, मतलब जितना डैमेज उसने किया है इंसेक्ट ने, तो क्या होगा कि जितना डैमेज हुआ है तो वो प्लांट क्या करेगा कि उतनी वापस रिकवरी कर लेगा, तो डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो इस उसी को क्या बोल दिया जाता है, टॉलरेंस बोल दिया जाता है, ठीक है। नो एडवर्स इफेक्ट ऑन इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, मतलब कि कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं हो पाएगा अगर इंसेक्ट ने मतलब उधर फीड किया है, तो उससे भी क्या है, प्लांट के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। टॉलरेंस बाय प्लांट वाइग्योर ऐसे होना या फिर रीग्रोथ होना, ठीक है। जैसे मतलब टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं तो उनका वापस रिकवर हो जाना, तो इससे क्या है कि प्लांट वापस रिकवरी हो जाती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो उसी को बोल दिया जाएगा टॉलरेंस, ठीक है। बच्चों थैंक यू क्लास, अभी आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।